आज हमारे माशरे में, स्पेशली हमारे उस मिडिल क्लास माशरे में जहाँ पर जो इसके बाप माँ की आमदनी जो है बहुत ही कम है, या फिर उनके घर में कोई जराए नहीं है जिसके जरिए वो अपने बच्चियों को आला तालीम भेज सके, वहाँ के बच्चियाँ अगर ग्रेजुएशन कर भी लेती हैं या फिर किसी तालीमी अदारे से अपनी तालीम मुकम्मल भी कर लेती हैं, तो उसके बाद से उन्हें कोई ऐसा जॉब मौसर नहीं होता जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में अपने बच्चियों के लिए वो राह हमवार कर सके, जो एक कंफर्ट लाइफ या फिर मिडिल क्लास के अपर लाइफ के तहत इंडिया और इसके ममालिक में पाई जाती है। हमारे इलाके में ख़ास तौर पर खुसूसन लोग ग्रेजुएशन के बाद इस बात पे तवज्जो देते हैं कि कैसे वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सके या कोई ऐसी जॉब उनमें मिल जाए जिसके तहत वो स्टार्टिंग आमदनी जो है जिससे उनके घर के नीड्स एंड ब्रेड एंड बटर का काम हो सके, मतलब खान पान निकल सके। लेकिन जो कैरियर है, कैरियर की डिमांड कुछ और होती है। जॉब और कैरियर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जॉब आपकी नीड पूरी करेगी और आपको वो लाइफ देगी जिसके जरिए आप अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। बट लोग कैरियर जब बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों को कंफर्ट लाइफ की तरफ मुतवज्जह होने पड़ता है। तो कैरियर के कंफर्ट लाइफ के लिए आज हमारे मुल्क में बहुत ही कम रिसोर्स या फिर उसके जरिए कंफर्ट लाइफ पाने के जो रिसोर्सेस वो बहुत कम है। लेकिन उसके बरक्स बैरून मुल्क में या फिर आप बोल सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में इसके बहुत सारे जराए मौजूद हैं, जिस पे अगर लोग और स्टूडेंट थोड़े अमल करें या मिडिल क्लास के बच्चे थोड़ा सा अमल करें, थोड़ी सी अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाए, तो उन्हें वो ज़िंदगी मौसर होगी और उनके ख़ानदान वालों को ज़िंदगी मौसर होगी जिसके ज़रिए वो अपर मिडिल क्लास या फिर एक अच्छी कंफर्ट लाइफ इंडिया या फिर बाहर मुल्क में गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान जिसके तहत मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया है, आज का उन्वान ये है कि कैसे मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को या फिर मिडिल क्लास के बच्चियाँ जो आज एजुकेशन हासिल करती हैं फ़ौरन से अपनी तालीम हासिल करें। लिहाजा इस उन्वान पे मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। उसमें सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम बख्शा, और उसके बाद मैं आईसी टीम को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ गुफ्तगू कर सकूँ। आज हमारे माशरे में, स्पेशली हमारे उस मिडिल क्लास माशरे में जहाँ पर जो इसके बाप माँ की आमदनी जो है बहुत ही कम है, या फिर उनके घर में कोई जराए नहीं है जिसके जरिए वो अपने बच्चियों को आला तालीम भेज सके, वहाँ के बच्चियाँ अगर ग्रेजुएशन कर भी लेती हैं या फिर किसी तालीमी अदारे से अपनी तालीम मुकम्मल भी कर लेती हैं, तो उसके बाद से उन्हें कोई ऐसा जॉब मौसर नहीं होता जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में अपने बच्चियों के लिए वो राह हमवार कर सके, जो एक कंफर्ट लाइफ या फिर मिडिल क्लास के अपर लाइफ के तहत इंडिया और इसके ममालिक में पाई जाती है। हमारे इलाके में ख़ास तौर पर खुसूसन लोग ग्रेजुएशन के बाद इस बात पे तवज्जो देते हैं कि कैसे वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सके या कोई ऐसी जॉब उनमें मिल जाए जिसके तहत वो स्टार्टिंग आमदनी जो है जिससे उनके घर के नीड्स एंड ब्रेड एंड बटर का काम हो सके, मतलब खान पान निकल सके। लेकिन जो कैरियर है, कैरियर की डिमांड कुछ और होती है। जॉब और कैरियर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जॉब आपकी नीड पूरी करेगी और आपको वो लाइफ देगी जिसके जरिए आप अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। बट लोग कैरियर जब बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों को कंफर्ट लाइफ की तरफ मुतवज्जह होने पड़ता है। तो कैरियर के कंफर्ट लाइफ के लिए आज हमारे मुल्क में बहुत ही कम रिसोर्स या फिर उसके जरिए कंफर्ट लाइफ पाने के जो रिसोर्सेस वो बहुत कम है। लेकिन उसके बरक्स बैरून मुल्क में या फिर आप बोल सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में इसके बहुत सारे जराए मौजूद हैं, जिस पे अगर लोग और स्टूडेंट थोड़े अमल करें या मिडिल क्लास के बच्चे थोड़ा सा अमल करें, थोड़ी सी अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाए, तो उन्हें वो ज़िंदगी मौसर होगी और उनके ख़ानदान वालों को ज़िंदगी मौसर होगी जिसके ज़रिए वो अपर मिडिल क्लास या फिर एक अच्छी कंफर्ट लाइफ इंडिया या फिर बाहर मुल्क में गुजार सकते हैं। हमारी सोसाइटी में बाहर गए हुए लोगों में सबसे ज़्यादा लोग वो होते हैं जो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी, दुबई या फिर कुवैत जाते हैं काम के सिलसिले में, और वहाँ पर वो लेबर्स जॉब स्पेशली जो कि ब्लू कॉलर्स यूरोपियन कंट्रीज में कही जाती है वो करते हैं। लेकिन वाइट कॉलर जॉब जो है इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वहाँ के बासिंदे जो वहाँ के नेशनलिटी होल्डर वही करते हैं, लेकिन यूरोप में ये कल्चर नहीं है।
यूरोप के अंदर में अगर आपके अंदर वो तालीम और वो स्किल मौजूद है तो आप उनके सरकारी अदारों में भी वो वाइट क्लास जॉब कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनके बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि BMW, वॉलमार्ट और वॉल्वो, इन सब कंपनियों में भी आप बड़े बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। तो इसके लिए जो शराइत उनके पास है या फिर जो रिक्वायरमेंट उनके पास है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो उनके मुल्क के हो या बाहर के मुल्क हो, कि आपको उस मुल्क में उनके लेवल की ग्रेजुएशन या उनके लेवल की तालीम मुकम्मल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको वो स्किल आनी चाहिए जो स्किल आपको उनकी कंपनी के लिए मुनाफा बख्श बनाए। तो ये स्किल हासिल करना या फिर इस स्किल पे प्रैक्टिस करना ये हमारे मुल्क में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये बाहरी मुल्क में बहुत आसान है। तो जो अभी स्टूडेंट है जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे मुल्क में ये बहुत ही आम बात मानी जाती है कि अगर आप बाहर जाकर तालीम हासिल करें तो ये उस लोगों का हाल है जिनके घर की आमदनी लाखों में है या फिर 10 लाखों में है। मतलब दे शुड बी मिलियनियर और उनके पास, उनके घर वालों के पास एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए हो, क्योंकि अमेरिका की तालीम हो या फिर यूरोप के कई मुल्क की तालीम जो वो 50 लाख से ऊपर से ज़्यादा डिमांड करती है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर तालीम मुफ्त है और कहीं कहीं इसके बरक्स स्टूडेंट्स को उनके पहले महीने से सैलरी भी दी जाती है। ये सब तालीम स्पेशली उन कंट्रीज में पाई जाती है जहां पर इमिग्रेंट की रिक्वायरमेंट हर साल बढ़ती जाती है या फिर हर साल रहती है। अगर उन्हें इमिग्रेंट ना मिले तो उनके जो काम काज है, जो उनके बैंकिंग सिस्टम है, जो उनके डेवलपमेंट फेज है वो खराब हो जाएंगे और उनकी जो इकोनॉमिक्स है जिसको GDPR बोलते हैं वो माइनस में चली जाएगी। इन्हीं में से एक कंट्री जर्मनी है जो बहुत ही ज़्यादा आम नाम हमारे मुल्क में जानी जाती है। हमारे घर इलाके के लोग जो पढ़े लिखे ना भी हो वो भी जर्मनी के नाम बहुत आसानी से जानते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है। उनकी टीम, फुटबॉल टीम बहुत फेमस है। उसके साथ साथ उनके मुल्क में बनाई हुई गाड़ियाँ जो बहुत ही आम तौर पे पाई जाती है हमारे मुल्क में चलती है और बहुत अच्छा नाम, रेपुटेशन उनके मुल्क का है। तो जर्मनी जो है वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस ऑफर करता है जिससे वोकेशनल कोर्सेस या फिर आप कह सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेस हो, जिसमें वो पहले दिन से स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सैलरी भी देगी जिसको स्टिपेंड बोला जाता है आम जुबान में, और साथ ही साथ उन्हें तालीम भी हासिल करने का मौका देगी। उसके साथ साथ तालीम के बाद की जो जॉब है उसकी भी गारंटी वही कोर्स वाले लेते हैं। इस कोर्स को ऑसबिल्डिंग बोलते हैं जो कि हकीकत में इंग्लिश में कहा जाता है, बट जर्मन लैंग्वेज में इसके कोई और नाम है जिसका प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए मुश्किल है अभी करना। लेकिन इसको अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर या यूट्यूब पर तो आपको हजारों वीडियोज और हजारों इसके ऊपर आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन इसका डेटा ये कहता है कि 2020 से पहले ऑसबिल्डिंग में इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 11 से 15 हज़ार के बीच बच्चे जगह हैं, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 4 लाख की है। मतलब उन्हें हर साल 4 लाख इमिग्रेंट चाहिए जो इन जॉब्स को भर सके। हमारे मुआशरे में लोग ये समझते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है तो कामयाब हो गया, और उसके अलावा कोई अगर कोई सी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का काम करता है या फिर कोई पेंट करता है या फिर गाड़ी की पेंटिंग में काम करता है, वर्कशॉप में काम करता है, तो वो लोग नाकाम है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी जॉब प्रोफेशन में है, अगर आप स्किल्ड है, मतलब आप गाड़ी बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप गाड़ी के इंजीनियर्स के बराबर सैलरी पा सकते हैं। अगर आपको गाड़ी की पेंट करने आती है, जिस तरह की आजकल पोर्शे और BMW की गाड़ी की पेंटिंग होती है, उसकी पेंटिंग जो होती है बहुत डिफिकल्ट होती है, तो उसकी पेंटिंग की जो स्किल्स की लोगों को सैलरी मिलती है वो भी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के बराबर होती है। और स्पेशली हम नर्स को कैसे भूल सकते हैं। इंडिया में नर्स की हाल उतनी अच्छी नहीं है, बट यूरोपियन कंट्रीज में जो नर्सेज होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और बूढ़े रिटायर लोगों को भी संभालने के लिए वहां पर एक वर्कर की जरूरत पड़ती है जो कि ओल्ड एज होम में काम करते हैं, उनको भी नर्सेज कहा जाता है। उन तमाम लोगों की सैलरी जो है इंजीनियर और डॉक्टर से ज्यादा होती है उन मुल्क में। इसका रीजन ये नहीं है कि उनके काम जो है वो डिफिकल्ट होती है, बस ये मानना है वेस्टर्न कंट्रीज का कि ये कंट्रीज में हर कोई बराबर है, और जिसका जो एफर्ट है, जिसका जो आवर्स है काम का, वो अगर देता हो तो उसको वो सैलरी मिलनी चाहिए। मतलब मिनिमम वेज का सिस्टम है जो हमारे मुल्क में बहुत साल पहले इस पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन अब तक वो कायम नहीं हो सका है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज उनको बहुत ही 10-15 सालों से फॉलो करती है, तो उससे कम आपको कोई भी सैलरी या वेज नहीं दे सकता। तो ऑसबिल्डिंग जो इसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो जर्मनी में एक कोर्स का नाम है, जिसके तहत क्या होती है, जर्मनी की कंपनी सरकार से ये कहती है कि मेरे कंपनी के अंदर में कुछ 1000 एम्प्लॉइज की जरूरत है जिन्हें मैं खुद सिखाऊंगा और सैलरी भी दूंगा। आप बस उनके लिए वीजा की राह हमवार कर दें और हमें जॉब उन बच्चों को ढूंढने में मदद करें। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ये मैंने अपने प्रीवियस काउंसलिंग में जो मैंने की थी उस पर भी मौजूद है,
कि क्लास 12, उसके साथ साथ क्लास 12 में 60% मार्क्स, उसके साथ साथ उनकी एज जो है 28 से कम होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जो हमारे लिए मुश्किल होती है वो है जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज के अंदर B1। अगर ये कोर्स कोई करना चाहे तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 8 मंथ लगता है B1 करने में। हमारे शहर कलकत्ता में और पूरे इंडिया में हर जगह पे जर्मनी की तरफ से मैक्स म्यूलर इंस्टीट्यूट मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है, आपको जहां से सहूलत हो आप कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपको स्टार्टिंग करना है A1 लेवल से, जिसमें आपको बेसिक अल्फाबेट सिखाए जाते हैं और आपको फल फ्रूट्स के नाम, मौसम के नाम या फिर घड़ी पहचानने की तरकीब बताई जाती है। फिर सेकेंड स्टेप में जिसको A2 लेवल कहते हैं, उसमें आपको जर्मनी लैंग्वेज में कैसे एक सेंटेंस को बोला जाता है, उसके वर्ब क्या है, उसके नाउन क्या है, उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और आपको थोड़ी बहुत बोलनी आ जाती है उस समय और थोड़ी बहुत लिखनी आ जाती है। B1 लेवल में क्या होता है, एटलीस्ट आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने के काबिल बन जाते हैं और अपने घर वालों के बारे में या फिर अपने काम के बारे में बताने के काबिल बन जाते हैं। अल्दो इसके बाद B1, C1 और C2 होता है जिसको लोग प्रोफेशनल लेवल कहते हैं और यही लेवल पे लोग पहुंच के जो एग्जैक्ट जर्मन लोग हैं वो बोलते हैं। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप बस आकर वहां पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, मतलब जो लोग वहां पर इंग्लिश की तालीम हासिल नहीं किए, उनके स्टाफ, उनके मैनेजर्स, उनके सिखाने वाले लोग, उनकी बातों को समझ सके ताकि आप अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके, जो कि प्रैक्टिकल तालीम होती है 70 to 80%। और थ्योरेटिकल तालीम के उनके पास जो टीचर्स होते हैं उनको इंग्लिश आती है और इंग्लिश में ही तालीम देते हैं। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तमाम जो जॉब्स होते हैं ये तमाम ऐसे जॉब्स है जिसमें आपको जर्मन लोगों से इंटरेक्शन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल नर्स की जॉब या ओल्ड एज होम में लोगों को देखने की जॉब। यहाँ पर आपको जो लोग मिलेंगे डेफिनेटली वो पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है उनके पास मास्टर्स की डिग्री होगी, लेकिन उनकी डिग्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में होगी, तो उनको इंग्लिश नहीं पता या फिर आता भी है तो बहुत कम आता है। इसीलिए ये कोर्स में आपको कहा जाता है कि B1 लेवल तक आपको जर्मन सीखनी होगी ताकि कल को आपको B1 के बाद के जो लेवल्स है वो सिखा सके वो लोग। और साथ ही साथ आपको फर्स्ट डे से वो सैलरी शुरू कर रहे हैं ताकि आप उस सैलरी को पहले बात तो सेव कर सके, घर भेज सके। उसके साथ साथ आपको अगर कुछ वहां पे एक्सपेंसेस करने, घूमने हैं, फिरने हैं, कपड़े खरीदने हैं, उसमें आप इस्तेमाल ला सके। और बाकी वो रहने का जगह आपको प्रोवाइड करते हैं, खाने का इंतजाम आपको खुद से करना होता है, लेकिन वहां पर भी लोग 5-6 लोग मिलकर एक कुक हायर कर लेते हैं, एक मेस ले लेते हैं, जो कि ऑस्ट बिल्डिंग में बहुत फेमस है। इसके साथ साथ जर्मनी में बहुत सारे लेवल के कोर्सेज और भी होते हैं जो कि यहाँ पे भी आम है, लाइक ग्रेजुएशन और मास्टर्स, जिसकी फीस या फिर ट्यूशन फीस आपका है तो 0 है। आपको वहां पर रहने का और खाने का इंतजाम करना पड़ता है, जिसके लिए जर्मनी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज या फिर मिनिमम या कैसे रिक्वायरमेंट रखा है कि 992 यूरो पर मंथ आपके पास होनी चाहिए। और वो क्या करते हैं कि 1 साल का पैसा आपसे एक अकाउंट में ब्लॉक करवा देते हैं और उसी पैसे से आपको हर महीने 992 यूरो देते हैं ताकि आप अपने एक्सपेंस पूरा कर सके। लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडेंट मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन करने जाते हैं उनके पास ये सहूलत होती है कि हफ्ते में 40 घंटे वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और वहां पार्ट टाइम जॉब का मतलब ये नहीं है कि आप जो अगर यहाँ का जोमेटो और स्विगी पे काम करते हैं तो आपको जो महीने में 8,000 रुपया मिलता है 12 घंटे काम करके, वैसे नहीं होता वहां पर। जैसा मैंने कहा मिनिमम वेज का सिस्टम है, तो आपको पर घंटे का 9 to 12 यूरो मिलता है। अभी ये कुछ दिन बाद 12 to 15 हो जाएगा, जैसे कि बात चल रही है जर्मनी में। लेकिन इस वेज से अगर आप जोड़े तो आप 8 घंटे अगर काम करती है, 4 घंटे काम करते हैं और हफ्ते में 20 घंटे काम करते हैं, तो आपके रहने और खाने का इंतजाम इसी पैसे से हो जाएगा। तो जो आपने अकाउंट में ब्लॉकेज करवाया था अमाउंट को, वो आप घर को वापस भेज सकते हैं। तो लोग ये सोचेंगे अभी कि 992 यूरो पर मंथ जो है, और ईयर के हिसाब से देखा जाए तो वो 10 से 12 लाख के बीच इंडियन रुपीज में आती है, क्योंकि हर दिन फ्लक्चुएट होता है। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको बता दिया 11 लाख रुपए। तो ये इंतजाम कैसे किया जाए, लोगों को बाद में सोचा जाएगा। लेकिन आप हमारे मुल्क और माशरे में देखिए कि जो मुसलमान घराना या मिडिल क्लास घराना है, जब उनकी बच्ची को शादी होती है तो 3 से 4 लाख तो अमूमन वो लोग खर्च करते हैं। कोई घर बेच देता है, कोई गहना बेच देता है, कोई जमीन बेच देता है। तो यही चीज अगर वो अपने बच्चे की तालीम या बच्ची की तालीम में ही खर्च करें तो बच्चे उनको 1-2 साल के बाद वो तमाम पैसा जो उन्होंने खर्च किया है वापस भी लाके दे देगा। साथ ही साथ वो उनके घर की बेटियों की शादी या खुद की शादी के इंतजाम खुद कर लेगा, क्योंकि वहां की जो वेज सिस्टम है उसके हिसाब से अगर वो 50% भी खर्च कर दे तो मिनिमम, मैंने जो ऑस्ट बिल्डिंग के बच्चों को देखा है उनके पास मिनिमम एक महीने में 1 लाख रुपए बच जाता है जब उनको जॉब मिलता है। तो जिस बीच में वो तालीम हासिल करते हैं उनके पास 70 से 80 हजार रुपये महीने में बच जाता है, खाने के बाद और सारे घूमने फिरने के बाद भी। तो इसके लिए उनको, आपके लोगों को, तमाम लोगों को इंतजाम करना पड़ेगा कैसे इस जगह पर, इस लेवल पर पहुंचे। ऐसा नहीं है कि आप आज डिसाइड करेंगे और कल आपका कुछ हो जाएगा।
आपको प्लान करना पड़ेगा। जो आज क्लास 12 में है या जो आज ग्रेजुएशन में है, उन्हें देखना पड़ेगा कि उनका जिंदगी का मोटिव क्या है। हमारे सोसाइटी में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, उसके बाद जो लोग मिलेंगे वो बोलेंगे मुझे इंजीनियर बनना है, और उसके बाद के लोग डॉक्टर बनना है। हमारी सोसाइटी में कारपेंटर बनना जो होता है, या फिर जो नर्स होता है, या जो पियोन की जॉब होती है ना, उसको बहुत बुरा समझा जाता है। इवन यहाँ पे भी आप देखें ना, पियोन के बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है जो बहुत अच्छी सैलरी देती है, लेकिन मैं बाहर ममालिक के बारे में चूंकि बात कर रहा हूँ, वहां बता दूं कि एक पियोन की सैलरी जो होती है वहां पर इंजीनियर से इतनी कम होती है जितनी यहाँ पर एक स्विगी और जोमेटो वाला कमाता है। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंजीनियर से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि उसके खर्चात जो है उसमें मैनेज हो जाती है, साथ ही साथ वो सेविंग भी कर लेता है। हमारे लोग जो बाहर जाते हैं उनको दो चीज का बहुत ही ज्यादा खतरा लाक होता है। पहला कि वो पैसा कहां से लाएंगे, और दूसरा उस मुल्क में करेंगे क्या। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम डिटेल में बाद में ISC के प्लेटफॉर्म से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे। लेकिन चूंकि मैंने अभी फ्री एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो मैं ये बताता चलूं कि जर्मनी के अलावा बहुत सारी और कंट्रीज भी है जहां फ्री एजुकेशन है, जिनमें ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, इटाली है। इटाली में ऑल्दो फीस है, लेकिन वो फीस जो है हर यूनिवर्सिटी के पास एक या उससे ज्यादा स्कॉलरशिप है, जिसके तहत आपकी फीस पूरी पेड हो जाती है, साथ ही साथ आपको रहने और खाने का पैसा भी मिलता है। और ये फीस और स्कॉलरशिप जो होता है, मेरी नजर में आज तक कोई एक बच्चा भी नहीं गुजरा जिसको नहीं मिला हो। मतलब हर किसी को मिलता है। सिर्फ रिक्वायरमेंट एक ही है कि आप वक्त से पहले फॉर्म भरें और आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। मतलब आपने अगर 5 कॉलेज में अप्लाई किया है तो 5 कॉलेज के स्कॉलरशिप का भी आप फॉर्म भर दें, और आपको 5 कॉलेज में से किसी एक में भी अगर एडमिशन मिल जाता है तो उसका स्कॉलरशिप आपको डेफिनेटली मिलेगा। मतलब आपका रहने खाने का खर्चा वो सब वो स्कॉलरशिप पूरा कर देगा, साथ ही साथ पढ़ाई की तालीम का फीस भी भर देंगे आप लोग। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज है जिसका नाम बहुत फेमस है, लोग जानते हैं, और वहां पे फीस बहुत हाई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो लोअर ग्रेड के हैं, वहां पे फीस इतनी कम है कि इंडिया में जो आज लोग MBA करते हैं 8 से 10 लाख रुपए में, वही लोग ग्रेजुएशन करने के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाए, या फिर डिप्लोमा कहा जाता है वहां पर 2 साल का होता है वो करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाए, तो वो 10 से 12 लाख के अंदर कर सकते हैं। और वहां पे तालीम के लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ सीखने की लैंग्वेज जरूरत नहीं है, वहां की लैंग्वेज इंग्लिश है। बस आपको IELTS में 6 to 7 ग्रेड लाना पड़ेगा, जो कि आपको लाने के लिए भी ज्यादा नहीं, 1 से 2 महीने के लिए थोड़ी सी कोर्सेज या फिर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग वो भी देख के कर सकते हैं। और एग्जाम भी बहुत सिंपल होता है, आपको बोलकर दिखाना पड़ता है कि आप इंग्लिश बोल पाते हैं, बात कर पाते हैं हल्का फुल्का। साथ ही साथ आपको एक पेपर पे लिखना होता है कि एक एसे लिखना होता है, और कुछ MCQ क्वेश्चन आते हैं जो आपको ऑडियो सुनाई जाती है, उसके तहत आपको जवाब देना पड़ता है। ये अलग टॉपिक है, लेकिन आप लोग एकदम आसानी से, जो भी आज उर्दू मीडियम स्कूल में या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है या बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ता है, वो लोग कर पाएगा। सिर्फ उसको 2 से 3 महीना टाइम देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में जो तालीम लोगों को मिलती है वो तालीम भी बहुत ही हायर एजुकेशन के लेवल की होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तालीम जो अडॉप्ट की गई है वो ब्रिटिश से अडॉप्ट की गई थी, और ब्रिटिश की तालीम के लेवल की उनकी तालीम है, और उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। फीस थोड़ी उनकी हाई है, 10 से 12 लाख लगते हैं। लेकिन अगर जिसको जर्मनी या फिर लैंग्वेज सीखने से प्रॉब्लम है, या फिर चेक रिपब्लिक में लैंग्वेज की बैरियर है, वहां सीखने से प्रॉब्लम है, तब वो इंग्लिश कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड में जा सकते हैं, और वहां पर वो तालीम हासिल कर सकते हैं। जो फीस का इंतजाम उन्हें करना है वो भी ये सोच के जाए कि हम जो फीस मैंने यहाँ पे लिया है, किसी से उधार लिया, या फिर कुछ घर के कागजात गिरवी रखे, या फिर मान लीजिए कुछ गहने बेचे, तो उनके बच्चे बच्चियां जो है 1 साल के अंदर उनके तमाम रकम वापस कर देंगे, क्योंकि वहां पे भी जो पार्ट टाइम जॉब है वो बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, साथ ही साथ मिलना बहुत आसान है। और वहां पे इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हैदराबाद के लोगों की है, कलकत्ता के लोगों की है, जो अपने शहर के लोगों को हेल्प करते हैं जॉब लेने में, रेसिडेंट लेने में, और कैसे वो लोग एक साथ मिलजुल कर रहे ताकि खाना बनाना आसान हो। एक ग्रुप ऑफ टीम्स वहां काम करती है, तो ये सब चीज वहां पे अवेलेबल है। जब आप लोग इस तालीम के लिए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस पर मजीद डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करिए या ISC टीम से कम्युनिकेट करें तो इंशाल्लाह आपको और मजीद डिटेल इस पर बता दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी मैं ऊपर जितना हो सके मैं बता रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज में क्या स्कोप है, जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग जाके कम पैसे में और कम खर्च पे तालीम हासिल कर सकते हैं, और वहां से उनकी लाइफ जो है वो अपग्रेड हो जाएगी, ताकि वो अपर मिडिल क्लास या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जा सके, और उनके सेविंग इंशाल्लाह बढ़ेगी, और उनके घर के हालात सुधरेंगे, उनके खानदानी निजाम बदलेगा। क्योंकि घर से जब एक बच्चा या बच्ची जाएगी तो वो अपने घर में, खानदान में, रिलेटिव्स में इस चीज को फैलाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है आज के दौर में। क्योंकि अभी भी यूरोप जो है पूरे इमिग्रेंट के लिए ओपन है, बहुत सारी कंट्रीज में इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो भी अभी स्टार्टिंग दौर में। आज से 10 साल पहले वो बहुत आसान था, 10 साल बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज ही 2025 से लेकर 2035 तक या 2040 तक अच्छा मौका है, जिसको तालीम हासिल करनी है कम और
किफ़ायत में वहाँ से तालीम हासिल करें, एक्सपीरियंस ले और अपने मुल्क में वापस आके अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाकर बैठे, अच्छे अच्छे कामों में बैठे, अच्छे अच्छे मैनेजर पोस्ट ले ले, ताकि यहाँ पे भी उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए और आसान हो जाए। कोई क्वेश्चन अटेंड करना है इस पे? यहाँ पे ना स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा बेस्ट है या फिर? देखिए, हम लोग उस दौर से गुजरे हैं जब वेस्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तेल निकला था और वो लोग अमीर हो गए थे। जिन लोगों ने उससे पहले का हाल देखा होगा तो उन्हें पता होगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी कुछ नहीं था, लोग नहीं जाते थे। इवन वहाँ पे सिटीजनशिप सऊदी अरब में 1972 में सिटीजनशिप ऐसी दी जाती थी कि लोग आए वहां पर रहे, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं था। जब 78 के तहत उन पर तेल मिली और 80 के बाद से उनकी जब हालत सुधरी, तब थोड़े से इश्यूज हुए और लोग जाने के वहां ख्वाहिशमंद जाहिर करने लगे, कोई नौकरी बढ़ गई। मिडिल ईस्ट कंट्रीज का नुकसान ये है कि आप जाइएगा वहां पर तो आपकी लाइफ में वो बदलाव आएगा कि आप अपने घर को अच्छे बना सकते हैं, आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका करियर कभी नहीं बनेगा। कि वहां पर आज नहीं तो कल आपको एक लिमिटेशन होता है रोल का, कि आप उस रोल पे पहुंच के आपको उसके ऊपर वो लोग प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के लोगों को उस पर तरजीह दी जाती है। और आजकल तो ये आम बात हो गई है, हर कोई जानता है कि मिडिल ईस्ट के लोग पहले जो काम नहीं करते थे अब वो भी नौकरी करते हैं। मैनेजरियल रोल्स हो या फिर HR के रोल हो या फिर जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, डायरेक्टर के पोस्ट, सब पे वो लोग बैठते हैं। और जो स्किल्स वर्कर होते हैं उनको हमेशा वो स्किल्स रोल में ही रखते हैं और वहां से उनसे जब तक काम ले सके काम लेते हैं। जब काम उनसे लेना बंद हो जाए या फिर लगे उन्हें कि वो काम वो खुद कर सकते हैं तो वहां से वो लोगों को हटा देते हैं, क्योंकि सैलरी उनको बहुत देनी पड़ती है। और इससे क्या होता है कि जो लोग वहां गए और 10-12 साल 15 साल काम किए ना, उसके बाद उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचता, उनको फिर से जीरो से शुरू करना होता है, क्योंकि वहां इतनी कंपनीज नहीं है जो एक कंपनी आप स्विच करके दूसरी कंपनी चली जाए और लाइफ को फिर से वहीं से स्टार्ट करें जहां आपने पिछली कंपनी में छोड़ा था। अगर आपको दूसरी कंपनी मिलती भी है तो वहां पर आपको फिर से हो सकता है जीरो ग्रेड से या फिर जूनियर जगह से शुरू करने पड़े या फिर से टॉप पे जाने पड़े। अलबत्ता वो मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि आपने एक जगह पे 15 साल गुजार दिए और आपके पास वो जवानी, वो जोश, जज्बा नहीं रहेगा। लेकिन वही यूरोप में ये हाल दूसरा है, क्योंकि यूरोप एक डेवलप्ड कंट्रीज है और वहां पर आबादी चूंकि कम है और वहां पर इतने सारे कंपनी पहले से सेटअप हो चुके हैं कि उनको कंपनियों को वहीं से चलाना पॉसिबल है, क्योंकि उस कंपनी से उनका अटैचमेंट है, फाउंडेशन है और उनकी कंपनी का निजाम बन चुका है। तो वहां पर उन लोगों को इमिग्रेंट जो चाहिए वैसे चाहिए जो स्किल्ड हो, और उसके बदले में वो स्किल्ड वर्कर्स को क्या देते हैं, वहां पे अच्छी लाइफ, सैलरी, फ्री में आपको स्कूलिंग मिलता है आपके बच्चे बच्चियों को। इवन आपकी बीवी अगर पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ सकती है। उसके साथ साथ वहां पे हेल्थ फ्री है। अल्दो उसमें कुछ कुछ इश्यूज आते हैं लोगों को कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बहुत दिन बाद मिलती है क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स कम है, लेकिन वहां के लोगों का हेल्थ और लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, इसी वजह से वो रिक्वायरमेंट कम है। अगर वहां के लोग जो है बुखार लगने पर डॉक्टर पास नहीं जाते, और जबकि हमारे मुल्क में हर छोटी चीज पर हम डॉक्टर पास चले जाते हैं, तो यही रीजन इसके पास डॉक्टर्स की तादाद कम है और लोग हेल्थ के ऊपर इतना ये नहीं करते, बल्कि जब बड़े अमराज कुछ हो तब लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिसकी वहां पे बहुत ही अच्छी सूरत हाल है। लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, डॉक्टर बहुत सीरियसली इलाज करता है और जल्द से जल्द लोग सेहत याब करते हैं। उसके अलावा वहां पर आपको सिटीजनशिप देते हैं वो लोग और PR देते हैं, जो कि किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में नहीं मिलता है। आज दुबई कुछ गोल्डन वीजा के नाम पे लोगों को देता है, जो कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देता है, या फिर आप 4 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करें तब देता है। लेकिन वो भी 10 साल की मुद्दत के बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। जबकि एक बार आपने सिटीजनशिप ले ली किसी यूरोपियन कंट्री की, जो कि आपको 5 साल मिनिमम जर्मनी, स्वीडन, पुर्तगाल में मिलता है, और 8 साल मैक्सिमम जो कि नॉर्वे और किसी कंट्रीज में स्विट्जरलैंड में मिलता है। अगर आपने एक बार सिटीजनशिप वहां कर ले ली तो आप उसके बाद से आप उस कंट्री में कितने दिन भी चाहे रह सकते हैं, जो नौकरी, जो जॉब, जो बिजनेस चाहे आप वहां पे स्टेबलाइज कर सकते हैं, और जिस तरह की लाइफ चाहे आप जी सकते हैं। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट बस आपको वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज है, जो पुलिसिंग सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हर मुल्क में, इवन इंडिया में भी है। आप लॉ के खिलाफ नहीं जा सकते। उसके अलावा आपको कभी उस देश से निकालेंगे नहीं। इवन आपके बच्चों को लोग आला तालीम के लिए अमेरिका भेजते हैं या फिर और कंट्री जहां पे पैसा लगता है, उसका फीस भी गवर्नमेंट वहां की देने को तैयार है कि उनके बच्चे जाके आगे तालीम हासिल करें। लेकिन वही सूरत हाल मिडिल ईस्ट में नहीं है। मिडिल ईस्ट में अगर आपके बच्चे जाते भी हैं, अगर किसी की जॉब अच्छी है, सैलरी अगर 10,000 रियाल से ऊपर मिलता है, तो अपने बीवी बच्चे को ले जाता है, तो वहां पर स्कूलिंग आपको इंडियन मीडियम स्कूलिंग मिलेगा, जो कि ICSE CBSE बोर्ड होता है, और फीस आपको खुद से पे करनी पड़ती है। इंश्योरेंस के नाम पे आपको मेडिकल हेल्थ मिलता है, लेकिन वो भी इंश्योरेंस आपकी एक लिमिट होती है कि मान लीजिए आपकी कोई अमराज में खर्च अगर 10 से 20 लाख है, तो वो लोग 10 लाख देंगे, 10 लाख आपको देना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज वहां पर है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है।
अगर आप कंपेयर करें कि किसी जगह पे जाके सेटल होना है, तो वो भी यूरोपियन कंट्रीज आपको देती है, जो कि मिडिल ईस्ट में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक उनके पास जॉब है और आप जॉब कर रहे हैं, वो वीजा आपके पास है, जैसे आपके पास जॉब चली जाएगी वो वीजा आपसे छीन लेंगे। लेकिन एक बार मिडिल ईस्ट कंट्री में आपने PR या फिर सिटीजनशिप ले ली, तो आपको उसके बाद से वो कंट्री कभी नहीं निकालेगा, और आपको इवन रिटायर होने के बाद से पेंशन प्लस आपके एक नर्स भी देगा, ताकि आप ओल्ड एज में अगर रहना चाहते हैं, मतलब अकेले रह रहे हस्बैंड और वाइफ, तो नर्स जो है आपकी देखभाल करे। उसके लिए जो उन्होंने आपसे टैक्स लिया था जवानी में, वो टैक्स को यूज करते हैं वो लोग। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को दिल और दिमाग में सवाल आता है कि अगर हम लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और हमारी पढ़ाई के बाद वहां पे नौकरी नहीं लगती तो क्या करेंगे। तो देखिए, बाहर की तालीम का सिस्टम जो है वो इंडिया की तरह थ्योरेटिकल नहीं है, वहां पे प्रैक्टिकल तालीम पे फोकस किया जाता है। अगर आप कॉलेज में भी जाएंगे तो कॉलेज में आपको तालीम हफ्ते में 2 दिन से 3 दिन होती है, जिसमें से 1 दिन आपको थ्योरेटिकल होता है और 2 दिन जो होता है प्रैक्टिकल होता है। वहां का पूरा 1 सेमेस्टर जो होता है वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के लिए आपके प्रोफेसर जो आपको हेल्प करते हैं, या फिर आप खुद से अगर कहीं से जॉब ले ली तो ठीक है। और जिस डोमेन में आपने पढ़ाई की है उस डोमेन की ट्रेनिंग के अलावा अगर आप डोमेन चेंज भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ाई की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन आपको शौक है कि आप कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं, तो आप ये अपने प्रोफेसर से बात करके 1 सेमेस्टर जो है कंप्यूटर का भी ले सकते हैं। मतलब अपनी तालीम के बीच से आप अपने कोर्स का मॉड्यूल चेंज कर ले और उस तालीम का कुछ हिस्सा ले ले, ताकि आगे जाकर ग्रेजुएशन के बाद आपको जब कंप्यूटर की जॉब ऑफर हो तो आपके पास तालीम का कुछ हिस्सा हो और कुछ हिस्सा वहां जाकर आप सीख ले। वहां के लोग बिलीव करते हैं कि अगर जिसके पास डिसिप्लिन है, मतलब अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के पास जाइएगा, वहां पर लाइक स्वीडन के अंदर की मैं बात करूंगा, वहां पे स्टेबलाइज हुई है वॉल्वो, स्पॉटिफाई, आइकिया, इका, लिडल, तो इन सब कंपनीज में अगर आप जॉब के लिए जाते हैं ना, तो आपसे वो टेक्निकल स्किल 25% पूछते हैं, लेकिन 50% आपके एटीट्यूड को देखते हैं और आपके बिहेवियर को देखते हैं। मतलब क्या आपके अंदर वो भूख है कि आप जो चीज आपको नहीं आती वो आप सीख जाए, या फिर आपको सिखाया जाए तो आप उस चीज को अडॉप्ट कर सके और उस पर अमल कर सके। ये वो लोग चेक करते हैं। आप चेक करते हैं कि आपकी डिसिप्लिन कैसी है। अगर आपको 9 बजे ऑफिस में बुलाया जाता है तो ऐसा नहीं कि आप 9:15 में आते हैं, जो कि इंडिया में बहुत आम बात है, लेकिन वहां पर 9 का मतलब है 9 में आपको स्ट्रिक्टली चालू हो जाएगा, जॉब और मीटिंग सब चालू हो जाएगी। कोई किसी का वेट नहीं करता है और कोई वहां पर मतलब देर करता भी नहीं है। अगर कोई देर करे तो वो लोग मतलब उन लोगों के लिए बहुत शॉकिंग बात है कि किसी ने मुझे 9 बजे का टाइम दिया था और वो 10 कैसे बजा सकता है या 9:30 कैसे कर सकता है। तो ये सब जो फिल्टर्स होते हैं ना, इसके तहत वो लोगों को चुनते हैं, जिसमें डेफिनेटली हमारे बच्चे जो वहां तालीम हासिल करने जाए, अगर इस चीज को पहले मालूम हो जाए इस कोर्स के जरिए या फिर हमारे वीडियोस के जरिए, तो उस चीज को अमल करें और उसके बाद इंशाल्लाह उनके लिए राह हमवार होगी, उनको जॉब चेंज करने में या फिर जॉब लेने में आसानी होगी। जिस डोमेन में उन्होंने पढ़ाई की है उसके अलावा भी डिफरेंट डोमेन में उनको जॉब मिलेगी, और वो जॉब जो होती है इंशाल्लाह परमानेंट होती है, फुल टाइम होती है, और बहुत ही खराब हालत जब तक ना हो जाए। लाइक रिसेशन आया था 2008 में, तो बहुत लोगों की जॉब गई थी। कोविड में जब सारे सेटअप बंद हो गए थे तब भी बहुत लोगों की जॉब गई थी। उसके अलावा तो ऐसे कोई अमकानात नहीं होते कि किसी कंपनी से किसी को निकाला जाए, क्योंकि इसका भी एक निजाम है। वहां पर हर कंपनी के अंदर यूनियन होती है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा एक पार्टी होती है, रेड लाल फ्लैग लेके घूमती है, तो वहां पे भी एक यूनियन होती है, और यूनियन जो होती है आपसे बात करती है। आपको जॉब का जो मसला होगा, जो भी चीज होगी, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, ये सब चीज तो बहुत वहां पर मतलब डिफिकल्ट है। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं और आप ज्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, तो यूनियन आपसे बात करेगी और बात करने के बाद आपको कंपनी से छुट्टी दिलवाएगी प्लस सैलरी भी दिलवाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। यूनियन जो है वो आपसे कांटेक्ट में रहता है, आपको हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में फोन करके पूछता है, हाल चाल पूछता है, कॉफी के लिए बुलाता है, और उससे क्या होता है, इंटरेक्शन से आपको ये समझ में आता है कि आप वहां पर एक कंपनी के अंदर भले ही आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास भी राइट है कुछ, और उस राइट के बारे में उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया है, उस राइट को यूज कैसे करना है वो भी आपको उस बीच में मालूम चल जाती है। तो ये वहां के सारे फायदे है। उसके अलावा भी लोग अगर मिडिल ईस्ट जाते हैं जिनके अंदर वो स्किल नहीं है जो यूरोप जा सके, तो मिडिल ईस्ट डेफिनेटली जाए। लेकिन बात यही है कि हम यहाँ पे तालीम पे बात कर रहे हैं, और तालीम के लिए आपको मिडिल ईस्ट में जो अभी बहुत दिन मतलब 1-2 साल से शुरू हो रहा है कि सऊदी अरब में बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं जो फ्री में आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी उसका कोई फीडबैक नहीं है। 1-2 बच्चे हैं जॉर्डन का भी गए हुए हैं, बाकी मदीना यूनिवर्सिटी की कुछ तालीम के फीडबैक है जो अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद से वहां पे जॉब पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर वही बात है कि हर जॉब के लिए पहले से लोग मौजूद है, या फिर एक की जगह 10 लोग मौजूद है, और वो कंट्री अब भर चुकी है लोगों से, इमिग्रेंट से भर चुकी है। उल्टा वहां पे लोग जो है, अगर किसी का आजाद वीजा है या फिर इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, तो अब सऊदी और दुबई निकाल रही है, क्योंकि उनको जो पैसा आना था टूरिस्ट से आता है स्पेशली, और तेल से आता है। उसके अलावा उनके पास कोई बहुत बड़ी कंपनी के ये नहीं है, फाउंडेशन नहीं है जिसमें आपको जॉब दिला सके,
या फिर उनकी तरक्की की राह कुछ दिख नहीं रही है, अगर बिल्डिंग को छोड़ दी जाए कि वहां पे कंस्ट्रक्शन होते जा रहे, दिन पे दिन नई नई बिल्डिंग बनती है, कोई नई कंपनी का फाउंडेशन नहीं हो रहा जिससे वो किसी लोग को जॉब दिला सके या फिर अपने लोगों को ही जॉब दिला सके। तो यहाँ पे आप जाकर फिर वही होगा कि 10-15 साल आप काम करिएगा, फिर आपको इंडिया में आकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ना ही आपको वहां पे कभी भी फुल टाइम रहने की परमिशन मिलेगी, और ना ही आपके बच्चे और बच्चों के लिए जो राह हमार होगी एजुकेशन के मामले में वो कभी होगी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज कब चेंज हो जाए इस मैटर को लेकर, फ्री को फीस कर दे या फिर वो भी बंद कर दे, वो किसी को नहीं पता। और कोई सवाल इसमें? कुछ ऐसा सोर्सेज बता दिए जहाँ से मतलब कुछ यूनिवर्सिटी हो या फिर जो कंपनी डिप्लोमा वगैरह दे रही है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। तो भाई ने अभी सवाल किया कि कुछ ऐसे साइट्स बता दिए या फिर इंफॉर्मेशन दीजिए जहां से मालूम कर सके कि डिप्लोमा के लिए कोर्सेज कहाँ ओपन है या फिर जॉब्स कहाँ ओपन है। तो जर्मनी के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा जिसमें ऑस्ट बिल्डिंग है, तो ऑस्ट बिल्डिंग के लिए आपको लिंक्डइन पे सर्च करना पड़ता है, वहां पे आप कीवर्ड ऑस्ट बिल्डिंग सर्च करिएगा तो आपको बहुत सारे अभी भी दिखेंगे ऑप्शन। उसके अलावा अगर आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में मालूम करना है तो उनकी यूनिवर्सिटी डाड बोल के होती है, DAAD .du, आई थिंक DU जर्मनी का कोड है। तो इस वेबसाइट पे जाकर आप वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के टॉप पे क्लिक करिएगा तो वो कोर्सेज सामने आएगी जहां पर इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, ना कि जर्मन है, और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए अप्लाई करके आप रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए। ज्यादातर लोगों का रिक्वायरमेंट सेम होता है कि आपने उसी कोर्स के तहत कोई रिलेटिव कोर्स में ग्रेजुएशन किया हो या फिर 12 पढ़ाई की हो, उसके अलावा आपको इंग्लिश का लेवल 6 बैंड आता हो, और साथ ही साथ आप फीस जो उनका लिविंग एक्सपेंस है वो पूरा कर सके। ये तीन ही रिक्वायरमेंट मिनिमम होता है हर जगह, एक दो कॉलेज में थोड़ी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप वहां से देख सकते हैं। और ऑस्ट बिल्डिंग का जो है आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें, बहुत सारे इवन वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट के वेबसाइट है, आप सर्च करें ऑस्ट बिल्डिंग स्पेस जर्मनी गूगल पे, आपको गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की वेबसाइट मिलेगी जहां पर जॉब्स पोस्टेड है। आप वहां पर जाकर बस अप्लाई करें, आपको ईमेल के थ्रू वहां से एक लिंक आएगा जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपनी जो डिग्री है उसको भरे या फिर 12 के मार्कशीट भरें और लैंग्वेज का भरें। और भरने के बाद वो लोग आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। कोई इंटरव्यू नहीं होता, आज तक मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं सुना। हाँ, नर्सेज में थोड़े बहुत वो लोग सवाल जवाब पूछते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग आए जो ये सब कर पाए, क्योंकि आपको ही पता है नर्सेज का कोर्स क्या होता है, लोगों को इंजेक्शन देना, दवाइयां देना, और किसी का अगर कहीं पे कट छट गया है तो देखना। तो कुछ लोग अगर जो दिल के कमजोर है ना तो वो गिर सकते हैं सब देखकर, तो ये सब थोड़े से वो लोग बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। बाकी चार चीजों में सिर्फ ये रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको वो लोग वीजा के लिए लेटर दे देंगे, और वीजा के लिए लेटर आप लेकर वीजा के लिए अप्लाई करें। वीजा का फीस बहुत ही कम है, इंडियन रुपीज में 8 से 10 हज़ार रुपए है। अप्लाई करने के बाद वो लोग फ्लाइट की टिकट खुद कटा कर देंगे आपको, आप फ्लाइट से वहां पहुंच जाए, वहां आपको एयरपोर्ट से लेकर रूम में रखने तक और इंस्टीट्यूट दिखाने का काम भी वो खुद करते हैं, उनके पास एक टीम होती है। तो आप दो वेबसाइट जो है लिंक्डइन और गवर्नमेंट वेबसाइट जर्मनी के है, डाट बोल के स्टार्ट होती है, आप चेक करें, गूगल पर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। जैसे कि जर्मनी को जर्मनी के लिए स्टडी या फिर फॉरेन एजुकेशन, ठीक है, व्हाई नॉट कि इंडिया में हम लोग इंडिया की एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म्स है या फिर इंडिया में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर कंपेयर करें तो फॉरेन एजुकेशन क्यों बेस्ट है कंपेयर टू इंडिया के हिसाब से? देखिए, अगर आप किसी ऐसे चीज में जाना चाहते हैं जो कि लाइक हिस्टोरियन या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजों में जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है या फिर प्रोफेसर का जॉब मिलता है, तो डेफिनेटली आपको इंडिया में तालीम हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री और जर्मनी की हिस्ट्री और यूरोप की हिस्ट्री अलग है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा टेक्निकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जो कि आप जानते हैं डॉक्टर इंजीनियर से रिलेटेड हो या फिर इवन कारपेंटर ही क्यों ना हो, कारपेंटर को लोग यहाँ पे बहुत ही आम समझते हैं क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग अवेलेबल है, लेकिन उस कंट्री में कारपेंटर के लोग अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता हमारे घर में अगर कोई चीज टूट जाए तो हमें 1 महीना पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और उसको हम लोग 1 घंटे का वो फीस देते हैं जो यहाँ के डॉक्टर सर्जरी करने पे लेते हैं, मतलब 20 से 30 हज़ार रुपए। तो इसीलिए उस कंट्री का निजाम जो है ना, वो सिस्टम जो उन्होंने बनाया हुआ है कि वहां पे लोग जब पढ़ते हैं तो उन्हें लोग ये नहीं कि एक बुक पढ़ा दी जाती है कि आप ये बुक से पढ़ो इससे क्वेश्चन आंसर आएगा, उन्हें उस बुक में जो पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और एग्जाम के दिन में आपको बोला जाता है कि आप बुक लेके आए, नोट लेके आए, कुछ भी लिख कर लेकर आए, आपकी मर्जी, बैठ जाए, किसी से बात ना करे, आंसर लिखे, मतलब ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं वहां पर। मैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और इटाली के बारे में तो कंफर्म हूं, बाकी कुछ कंट्रीज में मेरे उतने जानने के लोग नहीं है, लेकिन ये 4 कंट्री में से तो मुझे मालूम है कि हर कंट्री में ही होता है।
ओपन बुक्स एग्जाम होते हैं। उनका मोटिव ये नहीं है कि वो आपको मौका दे रहे कि आप किताब से जवाब ढूंढ सके। उनको पता है कि जिसने भी पढ़ाई की होगी वो किताब से जवाब नहीं ढूंढेगा, बल्कि किताब से वो समझेगा कि जवाब लिखना कैसे, क्योंकि उनके तमाम सवाल जो होते हैं वो सिनेरियो बेस होते हैं, ना कि व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट और व्हाट इज। उनके सवाल होते हैं कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ वी कैन, ऐसे शुरू होता है। They will give a scenario and then start the questions, or they will give a paragraph and they'll say that okay, even in the same situation, how you will handle it. Even अगर वो कोर्स जो है नॉन टेक्निकल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जान पहचान में एक बंदा है जो ये ग्रीन एनर्जी का जो होता है ना, ग्रीन एनर्जी की पढ़ाई आजकल हो रही है, हाइड्रोजन से कैसे एनर्जी पैदा किया जाए या फिर इथेन से, मीथेन से, उसकी तालीम हासिल करते हैं। उन्हें जो सवाल मिले थे एग्जाम में वो इतने मतलब सिंपल थे कि कोई भी चाहे अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बंदा हो तो दे सके, लेकिन उसके लिए उसको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। उनके सवाल ऐसे थे कि एक फैक्ट्री में आग लग गई है, वहां पे 2 पंप है, एक मीथेन का और एक कोई और गैस का था, और आप उस जगह पे बीच में खड़े हैं कि आपको दोनों जगह जाने में 5 मिनट लगेगा। अगर 5 मिनट में जाके आपने आग नहीं बुझाया तो ब्लास्ट हो जाएगा, दोनों ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप कौन सा एक आग बुझाओगे और कौन सा एक को ब्लास्ट होने दोगे? तो यहाँ पे उस बंदे की नॉलेज प्लस केमिकल रिएक्शन, उसको मालूम होना चाहिए कि अगर मीथेन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या होगा, और दूसरा जो गैस है वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, प्लस आधे घंटे बाद क्या होगा, प्लस 1 घंटे बाद क्या होगा, कौन सा ऐसा है जिससे ज्यादा रिएक्शन होगा। तो इस तरह के सवाल वो लोग पूछते ताकि वो लोग समझ सके कि लोगों ने जो पढ़ाई की है उससे उन्होंने क्या समझा है, ना कि वो कि अगर आप ऑक्सीजन में और नमक निकाल दो तो फिर क्या हाइड्रोजन बच जाता है। तो इस तरह की तालीम वो लोग नहीं देते, क्योंकि उनका मोटिव ये होता है कि ये डेवलप कंट्री है, तो यहाँ पे लोग प्रैक्टिकल जिए, ना कि थ्योरेटिकल दुनिया में जिए। वहाँ के बच्चे का ड्रॉप आउट रेशियो जो होता है यूरोपियन कंट्रीज में वो भी बहुत हाई है। ऐसी बात नहीं कि वहाँ के तमाम लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो मास्टर्स करते हैं और PhD करते हैं, और जो ड्रॉप आउट करते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं। मतलब जो लोग अगर 10 के बाद ड्रॉप आउट कर दे वो लोग प्लम्बर में जाते हैं, कारपेंट्री के जॉब में जाते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, वो लोग रिपेयरिंग शॉप में काम करते हैं। तो वहाँ पे रिपेयरिंग शॉप ऐसा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है, गंदा गलीज लोग रहते हैं, हाथ में इंक लगा हुआ नहीं। वहाँ पे वेल स्ट्रक्चर जगह होती है। अगर आपको गाड़ी में खराबी है या फिर स्कूटी में खराबी है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर आप सेंटर पर पहुंच के भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको वो उसके जैसा भी जॉब होगा उसके बाद जितने काम होगा काम के हिसाब से वो बताएगा कि आप 7 दिन बाद आइए, मैं मुआयना करूंगा आपके सामने, फिर वो बनाकर आपको बिल देगा कि आपके गाड़ी में ये खराबी है, ये लीजिए बिल, ये आप अगर रेडी है पेमेंट करने तब मैं काम शुरू करूंगा। और उसके बाद वो लोग काम शुरू करते। तो इस तरह का वहाँ रिक्वायरमेंट है। मेरे साथ इत्तेफाकन एक चीज हुआ था, मेरा जूता टूट गया था वहां पर, तो मैंने ऐसे ही सर्च किया कि गूगल मैप पे जूता बनाने वाले कोई है, तो कॉपलर मेरे बगल में था, मैं गया वहां पर, तो उनके पास भी रिक्वायरमेंट ये थी कि जूता का जो टूटा हुआ है उसका फोटो लो। फोटो लेने के बाद ये हमारे बॉस का ईमेल एड्रेस है, इस पर आप ईमेल करो, वो ईमेल देख के आपका बताएगा कि जूता का खर्च कितना होगा। उसके बाद आपको इनवॉइस भेजेगा। इनवॉइस क्या होता है, एक बिल होता है, उस बिल को आप पे कर दो। जब आप पे कर दोगे तब वो जूता बना के आपको भेज देंगे। तो वहां पे हर चीज का सेटअप जो है ना, मैं जानता हूं आप लोगों को लगेगा कि जूता फिर लोग बनाएंगे क्यों, मतलब टाइम जब जितना ज्यादा लगेगा तो फिर तो लोग तो अर्जेंट में काम नहीं कर पाएंगे ना। तो ये रियलिटी है, वहां पे लोग जूता बनवाते नहीं है, उसको फेंक देते हैं, नया जूता ले लेते हैं, या फिर जो लोग बनवाते हैं उनके पास बैकअप होता है। यहाँ की तरह हर चीज आसान नहीं है, लेकिन हर चीज को डिफिकल्ट बनाया भी नहीं गया है। तालीम को खास तौर पे इतना सिंपल रखा गया है कि जो भी अगर वहां से 12th क्लास पास कर लेता है उसके पास वो तालीम होती है या वो समझ बूझ होती है जो यहाँ पे ग्रेजुएट के पास नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है चीजों को। उनको ये नहीं पता कि जमीन जो है सूरज की घूमती है और वो ऐसे दायरे में घूमती है कि आपको मतलब सर्कल बनाता है। उनको बाकायदगी दिखाई जाती है। कैसे दिखाई जाती है, उनको रिसर्च सेंटर ले जाया जाता है जहां पे टेलीस्कोप होता है, जहां से जमीन सूरज दिखाई दे, जहां से दूसरे सैयारे दिखाई दे, उनको दिखाया जाता है। और हर किसी के पास 2-2, 3-3 घंटे का टाइम होता है कि खुद से देख के मुआयना करके फोटो लेकर फिर उसका नोट्स बना सके, ताकि उस नोट्स को एग्जाम में जब सवाल पूछा तो एग्जैक्ट जवाब दे सके। तो इस तरह की एबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं है, जिस वजह से मैं चाहता हूं कि आज जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो थोड़ा फोकस करें। हमारे मुल्क में डेफिनेटली अगर वो ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं तो उसके बाद मास्टर्स की तालीम के लिए बाहर जाए, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वहाँ आसानियां हैं। इंशाल्लाह ISC की टीम और भी इसके बारे में कंटेंट बनाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन देगी, आपको इवन ब्लॉग का चैनल्स बनाकर हम लोग दे देंगे। लेकिन आपके इसके बारे में अगर जानना है तो ISC टीम से कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, और भी हम लोग इस पे दिखाएंगे, जो भी जरूरत आपकी होगी हम लोग देंगे इंशाल्लाह। सर कुछ हाँ, जैसे कि वहाँ पे लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे बॉक्स भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर कोई आदमी है जिसके पास तो अपना वैलिड नहीं है वो, तो वो कैसे करे?
मतलब लाइफ स्किल जरूरी है जी जी नॉलेज होना फॉरेन जी जी। तो जैसे सऊदी दुबई जो है ना कि नॉन एजुकेटेड पर्संस को भी लेबर में ला कर रख लेती है, उस मुल्क में ये नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत ही मुश्किल है, होता है लेकिन मुश्किल है। तो वहां पे इसकी रीजन ये कि मुश्किल है क्योंकि वहां पे जो लोग होते हैं ना, इवन वो छोटे जॉब में भी काम करते हैं, उनके पास वो तालीम होती है जो उस जॉब के लिए जरूरत होती है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर जूता सिलवाने में गया था तो उसने मुझे ईमेल करने को कहा था, जबकि वो दुकानदार मौजूद था। उसने बोला मुझे बॉस को आप ईमेल करो, वो जवाब देगा। रीजन ये है कि जिसने उस जूते फैक्ट्री में काम किया है उसके पास वो नॉलेज होगी, वही जूता सिएगा। ये नहीं कि मोची लेगा बाहर से धागा मार देगा, नहीं, वो लोग प्रोफेशनल तरीके से उस काम को करेंगे ताकि धागा दिखाई ना दे और किसी को पता ना चले वो जूता फटा हुआ था। तो वहां पे इस तरह का जॉब पाना आज के दौर में मुश्किल है, लेकिन अलबत्ता कुछ फैक्ट्रियां हैं, लाइक मीट फैक्ट्री पोलैंड में है, पुर्तगाल में जो है टूरिज्म है, प्लस होटल मैनेजमेंट में कुक स्टाफ का जॉब है, जर्मनी के अंदर में रेस्टोरेंट्स का जॉब है और टूरिज्म का जॉब है, और माल्टा के अंदर में डिलीवरी बॉयज का जॉब है, एंड और क्या होता है स्विगी या इस तरह के जॉब्स भी है, वहां पर बहुत अवेलेबल है। तो ये तमाम कंट्रीज में ऐसे जॉब अवेलेबल है। वहां पर जाने के लिए आपको देखिएगा उनकी वेबसाइट्स है, हर जगह पे गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई है। आजकल गवर्नमेंट जो है वो खुद से वेबसाइट बनाता है। रीजन ये है कि गवर्नमेंट को अगर लोग ना मिले ना तो टूरिज्म आना छोड़ देंगे। अगर आप मान लीजिए आपको खाने नहीं मिल रहा है, आप होटल में बुक कर रहे हैं, तो लोग आना छोड़ देंगे, बोलेंगे इस मुल्क में जाकर बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने खुद से वेबसाइट बनाई है। माल्टा की खुद की वेबसाइट है, जर्मनी की खुद की वेबसाइट है, पुर्तगाल की खुद की वेबसाइट है, और स्विट्जरलैंड की भी मुझे मालूम है, कुछ दिन पहले उन्होंने निकाला था कि 2 साल को लोग वीजा देते हैं गवर्नमेंट और आपको जॉब देगी रेस्टोरेंट में, उसकी खुद की वेबसाइट है। तो आप इन खुद की वेबसाइट पे सर्च करने के लिए सर्च करें जो जॉब आपको चाहिए, स्पेस उस कंट्री का नाम, और देखिए आप अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो होता है .in, तो उसी तरह से जर्मनी में .du, स्वीडन की .se, तो जर्मनी की और माल्टा की और पुर्तगाल की वेबसाइट भी जो होगी ना, वो गवर्नमेंट का टैग लगा होगा, आप देख के समझ जाइएगा। उस वेबसाइट पर जाकर वहां से आप देखिए कि कोई जॉब अगर अवेलेबल है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अप्लाई कैसे करना, आपको सब मिलेगा, और वो जो होगा जेन्युइन होगा, वो आपसे कोई पैसा चार्ज भी नहीं करेंगे। उसके अलावा इंडिया में बहुत सारी कंसल्टेंसी है, हमारे जानकार में भी कुछ कंसल्टेंसी है, लेकिन हम लोग किसी की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ही पता है कोई काम अगर अच्छा भी करता होगा तो बाद में अगर उसके एक काम गलती हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसी टीम है या फिर जफर इकबाल है, तो हम उसका रेफरेंस आपको नहीं दे सकते। आप खुद से सर्च करें, रेफरेंस चाहिए होगा तो इंशाल्लाह आपको दे दिया जाएगा, लेकिन बात है कि उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वो लोग जॉब प्रोवाइड करवाते हैं यूरोपियन मुल्क में, लेकिन चूंकि वो लोग जो काम करते हैं वो एक तरह का नेटवर्किंग काम है, उन्होंने यहाँ से आपको भेजा, वहां पे अगर उसकी टीम में या फिर किसी ने बदमाशी कर दी तो आप फंस जाइएगा। तो थोड़ा सा आप लोग जांच पड़ताल कर ले, उनसे जान पहचान कर ले, उसके बाद ही उस पर आप एक्शन ले फर्दर। तो इंशाल्लाह ऐसी टीम अगर चाहेगी तो इस पे जो सवालात आएंगे उस पर हम लोग इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएंगे, हर कंट्री को लेकर या फिर हर कोर्स को लेकर स्पेसिफिक बनाएंगे, और बहुत सारे लिंक्स और मैं एक पीपीटी इंशाल्लाह इनको टीम को प्रोवाइड कर दूंगा, जो ये लोग अपने वेबसाइट पर या फिर यूट्यूब चैनल पर लिंक उसका डाल देंगे। इंशाल्लाह आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए इंशाल्लाह, और फिर दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।